जी नमस्कार। आज हम जो बिंदु पढ़ रहे हैं, जिस बिंदु के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, वह ग्रामर का बिंदु है टेंस। टेंस क्या है, टेंस किसे कहते हैं और कौन कौन से टेंस है, किस प्रकार के टेंस से संबंधित है, वो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, या किस प्रकार की थियरी है वो हमें स्कूल लेवल में समझनी होती है। इस प्रकार की जो बातें हैं वे सभी हम आज के इसमें चर्चा करेंगे। इसमें हम टेंस का जो बेसिक लेवल है उसके बारे में भी बात करेंगे और एडवांस लेवल है उसके बारे में बात करेंगे। दोनों क्रमशः चलेंगे और किस प्रकार से इसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इन सब बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। देखें टेंस क्या है। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी टेंस है वो वर्ब यानी क्रिया, क्रिया के रूप है विभिन्न प्रकार से। यानी कि हम जो क्रिया होती है उसको अलग अलग अवस्थाओं में व्यक्त करते हैं, तब उससे समय की अभिव्यक्ति होती है। दैट अलाउस यू टू एक्सप्रेस टाइम, यानी क्रिया के वो रूप है जो आपको टाइम एक्सप्रेस करने देती है। द टेंस ऑफ वर्ब टेल्स अस व्हेन एन इवेंट और समथिंग एक्साइटेड और व्हेन अ पर्सन डिड समथिंग, यानी वो ये बताते हैं कि कोई क्रिया है वह कब हुई या कोई घटना है वो किस समय हुई। तो इस प्रकार से जो टेंस है वो समय को व्यक्त करने वाले वर्ड्स है। अब इसके बाद में यदि बात करें कि टेंस है वो कौन कौन से हैं मुख्यतः, और तो हिंदी और अंग्रेजी के अंदर जो टेंस है, काल है, उनमें फ़र्क है। आप हिंदी के जितने टेंस है उनकी तुलना इंग्लिश से करोगे तो सेम नहीं होंगी, कुछ अंतर होगा, क्योंकि हिंदी के अंदर जो टेंस है उतने अंग्रेजी में नहीं है, उससे ज़्यादा है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज, यानी मुख्यतः यदि टेंस की बात करें तो काल है वो 3 प्रकार के, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट यानी वर्तमान में जो चल रहा है, जो प्रेजेंट है, वर्तमान में है जिसका अस्तित्व, वह प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट के बाद में पास्ट, पास्ट यानी जो बीत गया है, जो समय बीत गया है, जो अभी प्रचलन में नहीं है वह पास्ट है, और वह समय जो आएगा, जो अभी आया नहीं है, उसे फ्यूचर कहते हैं। तो ये मुख्यतः जो काल है, टेंस है, इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इसमें जो हम बात करेंगे वह बेसिक लेवल की भी करेंगे और एडवांस लेवल की भी करेंगे। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा तो हम एडवांस लेवल की ओर बढ़ेंगे। अब यदि प्रेजेंट टेंस की बात करें कि प्रेजेंट टेंस जो है वो कैसे है, तो देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट है, 4 भागों में इसको और विभाजित किया गया है। जैसे पहला पार्ट है इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ज़्यादा हमें हिंदी में तुलना नहीं करनी है, क्योंकि प्रत्येक जो भाषा होती है उसको एक भाषा से दूसरी भाषा में ज़्यादा बदलते हैं तो उसका जो मूल आनंद है, मूल जो उसका इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए कि ऐसे नहीं भाई सिंपल प्रेजेंट यानी साधारण वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी निरंतर वर्तमान काल, ऐसे इसका मन गढ़ंत है वो व्याख्या नहीं करेंगे। जैसा जो है उसे हम वैसे ही पढ़ेंगे। तो ये इसके 4 पार्ट्स हो गए प्रेजेंट टेंस के। सबसे पहला जो इसका पार्ट है वह है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वो बातें पढ़ेंगे जो अमूमन सामान्यतः वर्तमान काल में की जाती है, जिन बातों को हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में
व्यक्त करते हैं वो इसमें आएगी। अब इसके लिए हमें हिंदी के शब्दों की भी ज़रूरत पड़ती है और अंग्रेजी के शब्दों की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अब जो बिगनर है, जो शुरुआती अवस्था में, वो ये कहते हैं कि भाई हमने हिंदी में वाक्य सोचा कि जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, अब इसको अंग्रेजी में कौन से टेंस के अंदर लेकर जाएं, कौन सी सहायक क्रिया लगाएं, कौन सा मुख्य क्रिया लगाएं, कि हम ऐसे लिखें कि राम इज़ रीडिंग ए बुक, या राम वाज रीडिंग ए बुक, या राम विल बी रीडिंग ए बुक, कैसा लिखें। इसलिए उसके साथ साथ में जो भी टेंस पढ़ते हैं तो साथ में शब्द देते हैं कि भाई ये शब्द जब आते हैं तब इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट के कौन से भाग का है या पास्ट के कौन से भाग का है। अब जो ये नी पहचान है, ये सामान्य एक मोटे तौर पर आइडिया देती है कि इस प्रकार का वाक्य है तो हम उसको अंग्रेजी के किस काल में है वो बदलेंगे। बाकी इसका कोई है वो एडवांस स्तर पर उपयोग नहीं है, यानी एडवांस स्तर, बड़े स्तर पर बोर्ड के एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में कहीं पर हिंदी के शब्द कभी नहीं आते हैं और न उनके सहारे से कोई क्वेश्चन सही होता है। बाकी ये छोटे स्तर पर ये एक आइडिया देते हैं कि हिंदी में जो सोचने वाले शब्द है, हिंदी में जो हम वाक्य सोच रहे हैं, उसको अंग्रेजी में जब ट्रांसलेट करेंगे, अंग्रेजी में बदलेंगे, तो उसको किस टेंस की, अंग्रेजी की जो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, वो काम में लेंगे। इसमें ये मदद करते हैं, बाकी इसका कोई स्पेशली रोल नहीं है। और इसके साथ साथ में जैसे हिंदी के शब्द कौन से आते हैं, तो हिंदी के शब्द सामान्यतः यदि बात करें ना तो उसमें आता है ता है। ता है, जैसे मैं एक वाक्य कहूँ कि मैं पढ़ता हूँ, वह पढ़ता है, तो ता है आ रहा है इसमें लास्ट में। और जैसे ती है, कोई फीमेल है तो उसके लिए हम वो कोई कर रही है तो हम कहेंगे वह पढ़ती है। ते बहुवचन के लिए कहेंगे, अकेला है तो ता हूँ कहेंगे, और फीमेल है तो ती है हूँ कहेंगे। तो इस प्रकार के ये शब्द है वो सामान्यतः इसकी वो अवधारणा बताते हैं कि किस प्रकार से उसको अंग्रेजी के कौन से टेंस के अंदर लेकर जाएंगे। उसके बाद में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम एडवर्बियल्स कहते हैं। एडवर्बियल्स क्या होते हैं? एडवर्बियल्स जो शब्द है वो एडवर्ब से बना है। एडवर्ब यानी जो ऐसे शब्द जो वर्ब के साथ में कुछ है वो जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, यानी जो क्रिया है उसको या तो कम करते हैं या बढ़ाते हैं, उसके संबंध में कुछ बातें बताते हैं जो हमने पहले पढ़ी थी कि एडवर्ब क्या होती है। तो ये जो प्रचलन में कुछ शब्द है जो मैंने यहाँ लिखे हैं, इसके अलावा भी इसके सिनोनिमस, समान अर्थ देने वाले शब्द और भी हो सकते हैं, केवल इतने तक ही ये सीमित नहीं रह जाते हैं। और हर बार ये शब्द होंगे तब ये प्रेजेंट सिंपल ही होगा ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, कई बार वो अप्लाइड पास्ट भी हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर ये एक आइडिया देते हैं कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है। फिर बाकी कॉम्प्लिकेटेड उसका यदि सेंस है तो वो अप्लाइड पास्ट भी हो सकता है, तो उसके साथ में और भी कुछ शब्द होते हैं या कोई कंडीशन होती है, उसको देखकर भी पता करते हैं कि कौन सा टेंस है वो सही है। तो इसमें जो शब्द आते हैं वो, जैसे एक शब्द आता है ऑलवेज, जिसका अभिप्राय होता है हमेशा। ऑलवेज यानी हमेशा, ऐसा ही अर्थ देता है ऑफन। ऑफन अर्थ देता है प्राय। और एक शब्द है समटाइम्स। समटाइम्स अर्थ देता है कभी कभी। यूजुअली यानी सामान्य तौर पर, और जनरली यानी सामान्य तौर पर, यानी ये सिनोनिमस है, एक जैसे ही, लगभग एक जैसे ही अर्थ देते हैं, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं तो कंडीशन तो एक जैसी होगी। फिर ऐसे जैसे कहें फ्रीक्वेंटली यानी बार बार, सेल्डम कभी नहीं, रेयरली, रेयरली नहीं बहुत ही कम केसेस के अंदर, और नेवर यानी बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, रेगुलरली, रेगुलर यानी रेगुलरली और डेली एक ही जैसी शब्द अर्थ दे रहे हैं, हमेशा और निरंतर। तो ये कुछ ऐसे शब्द है जिन्हें हम एडवर्बियल कहते हैं, एडवर्ब से बने एडवर्बियल। और ये एडवर्ब्स है कुछ ऐसी जो प्रेजेंट की जो क्रियाएं होती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर जो भी क्रियाएं होती है उसके बारे में कुछ बताती है, जिससे ये पता चलता है कि इन शब्दों का प्रयोग हुआ है तो ये वाक्य है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का है।
इसके अलावा कुछ कंडीशन भी है कि एवरी प्लस टाइम आता है तो भी वो कंडीशन कहीं न कहीं प्रेजेंट सिंपल टेंस की होती है। इसके बाद फ्रेज आती है जैसे ऑन प्लस डे, जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, इस प्रकार से यदि लिखा हुआ होता है तो भी, जैसे संडेज, मंडेज, इसका मतलब वो एवरी संडे, एवरी मंडे की बात कर रही है, नहीं आने वाला प्रत्येक संडे। इसके बाद इन और द, इसके बाद में जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इस प्रकार के वर्ड आते हैं, ये फ्रेज के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये एडवर्ब यूज्ड एज फ्रेज होती है और ये भी ऐसा समय बताते हैं जिससे प्रेजेंट सिंपल का बोध होता है। तो ये कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं, ऐसे शब्द हैं जो प्रेजेंट सिंपल के अंदर क्रिया होने की बात करते हैं, इसलिए हम उसमें जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का रूप जो काम में लेते हैं वो प्रेजेंट सिंपल के अनुसार लेते हैं। अब बात करें कि भाई कोई भी यदि हम टेंस पढ़ेंगे तो उस टेंस के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम सामान्यतः जब पढ़ते हैं तो 4 प्रकार के वाक्य पढ़ते हैं। ये वाक्य है वो भाव के आधार पर है। वैसे भाव के आधार पर जो वाक्य है, तो बात करें मनोज जी आगे, तो बात ये है कि हम जब अंग्रेजी पढ़ते हैं तो उसमें भाव के आधार पर और रचना के आधार पर वाक्य पढ़ते हैं। तो उसमें जो रचना के आधार पर वाक्य पढ़ते हैं वो 3 प्रकार के पढ़ते हैं। सिंपल, एक सेंटेंस होते हैं सिंपल, सिंपल का मतलब होता है साधारण वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के, सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये तीनों ही होते हैं रचना के आधार पर। और भाव के आधार पर वाक्य होते हैं वो होते हैं 5 प्रकार के, जिसमें एक हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव सेंटेंस और इसके अलावा पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव। तो इसमें जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एक दो एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटिव। ये 5 प्रकार के जो वाक्य हम पढ़ते हैं वो भाव के आधार पढ़ते हैं। ये जब बात करेंगे वाक्य की तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस उसमें हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर और भाव के आधार पर। लेकिन उसमें जो वाक्य होते हैं भाव के आधार पर, तो भाव के आधार पर वाक्य है, उसमें जो भाव के आधार पर वाक्य है उसमें एडजेक्टिव जो सेंटेंस होते हैं उसके अंदर आते हैं एफर्मेटिव, नेगेटिव, और फिर जो इंट्रोगेटिव है उसके अंदर आते हैं इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब जो हम एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं इसका अर्थ है सकारात्मक वाक्य, यानी ऐसे सेंटेंस जो सकारात्मक भाव देते हैं वो इसमें आते हैं। अब इसमें क्या होता है, वाक्य रचना है वो कैसे होती है, ये बात यदि करें तो इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और उसके बाद में आती है वर्ब यानी क्रिया, और एक आता है ऑब्जेक्ट। अब इसके बारे में थोड़ी यदि चर्चा करें कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यानी कर्ता, कार्य को करने वाला, कोई भी कार्य हो रहा है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। अब पुस्तक पढ़ना, पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है, राम। इस वाक्य में डूअर यानी कार्य किसके द्वारा की जा रहा है, क्रिया जो हो रही है उसका कर्ता कौन है, तो राम है। तो राम हो गया इसमें सब्जेक्ट। इस प्रकार से यानी कोई भी जो सेंटेंस है उस सेंटेंस का जो डूअर है वह है अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहलाता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता कहते हैं। और उसके बाद में यदि बात करें कि क्रिया क्या है, वर्ब, वर्ब यानी क्रिया, या वर्ब से अभिप्राय दोनों से हैं, वह हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। अब या क्रिया आएगी तो या तो V1 लिखा है हमने, यानी वर्ब का पहला रूप है, मेन वर्ब की बात कर रहे हैं। वैसे वर्ब के अंदर तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी आती है और भी इसका विभाजन है। तो यहाँ पर
अभी तो इस वाक्य के लिए तो मेन वर्ब भी आएगी, लेकिन दूसरे जो सेंटेंस होंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। तो इस प्रकार से जो सब्जेक्ट के बाद में जो दूसरा स्टेप होगा वहाँ पर वर्ब आएगी, क्रिया आएगी, और उसके बाद में है वो ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कर्ता जो कार्य कर रहा है, जो क्रिया कर रहा है, उसका परिणाम क्या निकल रहा है, वो ऑब्जेक्ट है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। अब जो पढ़ने की क्रिया है वो किससे पूर्ण हो रही है? ऑब्जेक्ट पुस्तक से हो रही है, यानी इसमें वो है ऑब्जेक्ट है बुक। अब इसमें यदि देखें तो ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होंगे। एक होगा DON डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होंगे? जो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट किसी वस्तु से संबंधित है, जो कोई वस्तु है, तो वो तो होंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो प्रोनाउन है, उन प्रोनाउन के जो ऑब्जेक्टिव रूप है, जैसे हम प्रोनाउन पढ़े थे तब हमने पढ़ा था, जैसे प्रोनाउन है आई का पॉजेसिव रूप था माइन, और ऑब्जेक्टिव रूप था मी। तो ये जो मी है ये प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव रूप है आई का, और ये जब किसी वाक्य के एंड में आएगा तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और कोई वस्तु का यदि नाम आएगा तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो इस प्रकार से हमने बात की सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की। वर्ब भी दो प्रकार की है मुख्यतः, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, और ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद में जो वर्ब है, ये मेन वर्ब की बात कर रहे हैं, तो इस मेन वर्ब के फॉर्म चलते हैं V1, V2, V3 और फोर्थ जिसे कहते हैं ING। ये क्रिया के रूप चलते हैं, यानी जो मेन वर्ब है उसकी जो संख्या है वो तो अनंत है, उसकी संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन उसके चार रूप चलते हैं, V1, V2, V3 और V4 यानी ING। जैसे शब्द है, कोई क्रिया लें उदाहरण के लिए गो, तो ये V1 है गो, इसका सेकंड फॉर्म होगा वेंट और थर्ड होगा गॉन। और ING जब लगाएंगे वो पहले रूप के साथ में लगेगी हमेशा। ING लगाने के भी कुछ नियम है तो पढ़ेंगे, अभी एक बार बात करें तो जैसे ये पहला रूप है गो और इसके साथ में लगा देंगे ING तो ये हो जाएगा गोइंग। तो इस प्रकार से ये मेन वर्ब के भी रूप चलते हैं जिनका अलग अलग टेंस के अंदर उपयोग होता है। अब यदि बात करें कि ये एफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो बनते कैसे हैं, तो इसका हमने अभी यहाँ पैटर्न देखा था कि पैटर्न ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर V1 के साथ SIS आएगा और आएगा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ जो V1 के साथ में SIS लगने का मामला है, ये जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा यानी एक वचन होगा तो ही मुख्य क्रिया के साथ में SIS लगेगा, अन्यथा यदि सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, बहुवचन है, तो SIS नहीं लगेगा, सीधा मुख्य क्रिया का पहला रूप आएगा। क्योंकि मेन वर्ब जो होती है, मुख्य क्रिया होती है, उसके साथ में S या ES लगाने से वो एक वचन बनती है, यानी एक वचन है तो एक वचन बनाएंगे। और जब मुख्य क्रिया के साथ में S या ES नहीं लगा हुआ तो पहले रूप के, तो बहुवचन ही मानते हैं। तो जब सब्जेक्ट बहुवचन है, प्लूरल है, तो उसे एक वचन बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब के साथ एग्री होना ज़रूरी है, इसलिए उसको एक वचन बनाना पड़ता है S या ES से। तो पैटर्न देखें कि किस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। जैसे वाक्य लिखा है राम पुस्तक पढ़ता है। अब इसका यदि विभाजन करें, पहले तो इसको देखें कि पहले किसको लिखें बाद में किसको लिखें। तो पढ़ता है, पुस्तक कौन पढ़ता है? राम, यानी पुस्तक पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? राम। तो राम तो हुआ सब्जेक्ट, एस सब्जेक्ट। क्या पढ़ता है? तो पुस्तक।
यानी पुस्तक तो हो गई ऑब्जेक्ट, और पढ़ना है क्रिया है, पढ़ना से बना है पढ़ता है, ये हो गई वर्ब। अब तीनों जो एलिमेंट है सेंटेंस के वो हमें मिल गए। सबसे पहले क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें? राम, तो हम लिखेंगे राम, ये लिखा राम। अब 2 नंबर पर क्या आना चाहिए? क्रिया आनी चाहिए, वी। वी तो यहाँ पढ़ता है, पढ़ता है पढ़ना से बना है, पढ़ने को अंग्रेजी में कहते हैं रीड, तो हम लिख देंगे ये रीड। अब राम एक वचन है इसलिए इसके साथ या तो एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे, तो इसके साथ लगा देंगे एस। राम रीड्स, क्या पढ़ता है? पुस्तक, एक पुस्तक ही है तो ए बुक। ये सेंटेंस हो गया पूरा। अब इसमें जो एस और ई एस लगाने के नियम है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो देखें कि राम रीड्स ए बुक, सेंटेंस के अनुसार, पैटर्न के अनुसार बना। जैसे पैटर्न है, सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, ये सब्जेक्ट हो गया। V1 आनी चाहिए, V1 हो गई रीड। फिर एक वचन है राम तो एस या ई एस लगना चाहिए, हमने एस लगा दिया। और ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया ये बुक। तो इस प्रकार से ये पैटर्न के अनुसार वाक्य को बनाएंगे तो आसानी से बन जाएंगे, और पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे तो वाक्य स्पष्ट और शुद्ध नहीं बनेंगे। अब इस पैटर्न को देखिए और आगे वाक्य और बनाते हैं। जैसे यही पैटर्न है एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का। सबसे पहले सब्जेक्ट V1 एस और ई एस और ऑब्जेक्ट। अब इस वाक्य को देखें, वह घर जाता है। घर कौन जाता है? वह, यानी ये तो सब्जेक्ट है। कहाँ जाता है? घर, ऑब्जेक्ट है इसका, और क्रिया क्या है? जाता है, जाना क्रिया है, जाना से बना है जाता है। तो ये तीनों एलिमेंट मिल गए हमें। क्या चाहिए? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों मिल गए। सबसे पहले इसके अनुसार लिखेंगे सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट इसमें कौन है? वह जाता है, इसका मतलब पुलिंग है। तो पुलिंग के लिए वह आएगा ही, तो लिखें ही। अब जाने को कहते हैं गो, ये लिख दिया गो। गो के बाद में नियम ये कह रहा है कि मुख्य क्रिया को एक वचन बनाना पड़ेगा, साथ में एस या ई एस लगाएंगे। तो पहले अभी इसमें समझ लें, बाद में मैं एस और ई एस लगाने के नियम बताऊंगा। तो मुख्य क्रिया के अंत में ओ है तो हम लगा देंगे ई एस, ये हो गया गोज। कहाँ जाता है? घर, यानी टू होम। ये हो गया सेंटेंस कंप्लीट। ही गोज टू होम, यानी ही सब्जेक्ट हो गया, गोज हो गया वर्ब, और होम हो गया ऑब्जेक्ट। टू प्रेपोजिशन इसको जोड़ रहा है। ये इस पैटर्न से बन गई। अगला वाक्य है, जैसे वह खाना बनाती है। अब कर्ता कौन हुआ? वह, यानी ये सब्जेक्ट, और क्या बनाती है? खाना, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट, और बनाना क्रिया है, बनाने से बनी है, बनाती है, ये हो गई वर्ब। तीनों एलिमेंट मिल गए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गई, यही चाहिए बनाने के लिए। तो अब जैसे इस वाक्य को बनाएं, सबसे पहले कर्ता लेंगे। कर्ता कौन है? वह बनाती है, यानी फेमिनाइन जेंडर है, तो वह के लिए लिखेंगे सी, ये लिखा सी। अब क्रिया क्या है? 2 नंबर पर क्रिया आनी चाहिए। बनाती है, यानी खाना बनाने के लिए शब्द काम में आता है कुक, ये लिख दिया कुक। सी एक वचन है इसलिए एस लगाना पड़ेगा, कुक्स। क्या बनाती है? खाना, खाने को कहते हैं फूड, तो ये लिख दिया फूड। सी कुक्स फूड, वह खाना बनाती है। तो इस प्रकार से इस पैटर्न से बनेंगे ये सेंटेंस। और भी आगे इसके उदाहरण देखते हैं। अब यदि बात करें कि जो वर्ब है उसके साथ में लगाएंगे क्या? एस या ई एस, क्या लगाएंगे एक वचन बनाने के लिए? तो उसके नियम है कि क्रिया जो है वर्ब, VER, वी वर्ब क्रिया, जो क्रिया एक वचन बनानी है तो उसके अंत में एस है, डबल एस है, और एस एच है, सी एच है, ओ एक्स या डबल जेड है। ये क्रिया के अंत में होने चाहिए, नाउन यानी संज्ञा के अंत में नहीं होने चाहिए। यदि नाउन के अंत में है तो वो प्लूरल हो जाएगी, क्रिया के अंत में लगानी है तो वो बनेगी एक वचन। और नियम ये कहता है ये शब्द जिस क्रिया के अंत में इनमें से कोई शब्द होगा तो हम उसको एक वचन बनाने के लिए ई एस जोड़ेंगे। जैसे उदाहरण के लिए क्रिया लिखी मैंने पुछ, पुछ यानी धकेलना, ये लास्ट में देखें तो इसमें एस एच है, इसमें जुड़ेगा ई एस, तब ये हो जाएगा पुसेज, PUSSES पुसेज। तो ये इसके अनुसार हो गया।
दूसरा उदाहरण, जैसे ये उदाहरण ले लिया हमने एस एच का, डबल एस का लें तो जैसे ये है पास, डबल एस है लास्ट में, पास यानी आगे भेजना, पास करना, पास आउट करना, ये क्रिया है फास। लास्ट में डबल एस है, एक वचन बनाएंगे तो इसमें हम जोड़ेंगे ई एस, तब ये हो जाएगा पी ए डबल एस ई एस, पासेज, ये होगी सिंगुलर। तो इस प्रकार से और भी क्रियाओं के उदाहरण लेते हैं। और उदाहरण लें तो जैसे उदाहरण लेते हैं एस एच का, ये ब्रश, ब्रश यानी टूथपेस्ट, ब्रश करना। तो ब्रश शब्द में या क्रिया के रूप में आया है, नाउन नहीं है ब्रश। ब्रश क्रिया भी है, वर्ब भी है और नाउन भी है। हम इसको यहाँ वर्ब के रूप में ले रहे हैं ब्रश। इसके साथ में जुड़ेगा एस एच है, इसलिए ई एस जुड़ेगा, ये हो जाएगा ब्रशेज, बी आर यू एस एच ई एस, ब्रशेज। जैसे कैच, कैच यानी पकड़ना, इसके अंत में सी एच है तो जुड़ेगा ई एच, हो जाएगा कैचेज। और ऐसे फिक्स, फिक्स यानी निश्चित करना, एक जगह स्थिर करना, तो लास्ट में एक्स है, हो जाएगा ई एच जुड़ेगा तब फिक्सिज, ये हो जाएगा एफ आई एक्स ई एस। ये इस प्रकार से क्रियाएं हैं। इसके अलावा जैसे डबल जेड की क्रिया हैं, और भी आप इसके क्रियाओं के बहुत सारे उदाहरण ले सकते हो, और उनके साथ में जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े तो ये जो शब्द है एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और डबल जेड, ये जब क्रियाओं के अंत में आएंगे तो प्रेजेंट सिंपल में जब कर्ता एक वचन होगा तो उसके साथ में जो क्रियाएं ऐसी, तो क्रिया के अंत में ये जोड़ देंगे और ये जोड़ने पर वो क्रिया एक वचन हो जाएगी। ये हुआ एस या ई एस लगाने का पहला नियम, जिसने हमने ये देखा कि ये जो शब्द जहाँ क्रिया के अंत में होते हैं उसके अंत में ई एस लगाते हैं। सेकंड रूल है, रूल नंबर एस या ई एस लगाने का सेकंड रूल है, और इसमें लगेगा एस। ये जो कंडीशन होगी तब लगेगा वर्ब के अंत में एस। जैसे अंग्रेजी के अंदर वोवेल है तो 5 लेटर है, ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो अल्फ़ाबेट है ये किसी भी वर्ब के अंत में वाई और उससे पहले यदि है तो उस वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए केवल हम एस जोड़ेंगे। कौन कौन से होने चाहिए? ए, ई, आई, ओ और यू। इनमें से यदि कोई है तो उस वर्ब के अंत में केवल एस जोड़ेंगे, तब वो सिंगुलर हो जाएगी। जैसे इसका उदाहरण एक लें, प्ले, लास्ट में वाई है, वाई से पहले ये वोवेल है, ए है, यानी नियम ये कहता है कि कोई भी स्वर जो वोवेल है वो वाई से पहले है तो केवल एस जुड़ेगा, तो ये जोड़ेंगे एस तो बनेगा पी एल ए वाई एस, प्लीज। जैसे उदाहरण देखें, ये है क्रिया ले, ले यानी रखना। अब अंत में है वाई, वाई से पहले ए स्वर, अब इसको सिंगुलर बनाएंगे तो नियम के अनुसार हो जाएगा लेज। तो इस प्रकार से कि जिस क्रिया के अंत में वाई है और उससे पहले कोई वोवेल है तो उसको सिंगुलर बनाएंगे तो वाई के जस्ट बाद में एस लग जाएगा। इसके बाद में यदि रूल नंबर 3 की बात करें तो तीसरे नियम में ये है कि कॉन्सोनेंट और एंड में वाई, यानी वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तब उस वर्ब को यदि सिंगुलर बनाएंगे तो वह वाई है वो एस या ई एस जोड़ते हैं, उसमें जुड़ेगा तो ई एस और वाई बदल जाएगा आई में। जैसे ये क्रिया है ट्राई, टी आर वाई, ट्राई यानी कोशिश करना। एंड में है वो आर कॉन्सोनेंट है, आर के जस्ट बाद में वाई है, तो जब इसको सिंगुलर बनाएंगे तो ये वाई तो बदल जाएगा आई में, तो ये हो जाएगा टी आर आई और जुड़ जाएगा ई एस, ट्राइज। जैसे सी आर वाई, वाई से पहले आर है, ये कॉन्सोनेंट है, ई एस जोड़ेंगे तब वाई बदल जाएगा आई में, सी आर आई और ई एस। अब ये हो गए 3 रूल, पहले में और दूसरे में और तीसरे में। हमने इन तीनों में अलग अलग रूल पढ़ लिए। अब इन 3 के अलावा जो क्रियाएं बच जाती है, इन 3 रूल में जो क्रियाएं नहीं आती है उसके अंत में सीधा हम एस ही जोड़ देंगे
और एस जोड़ने पर वो क्रिया है वो सिंगुलर हो जाएगी और उस सिंगुलर वर्ब को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में रखेंगी। अब इसके बाद में यदि बात करें, जैसे ये वाक्य वह पत्र लिखता है, पत्र लिखने का कार्य कौन करता है? वह हो गए सब्जेक्ट, और लिखता है यानी क्रिया है लिखना वर्ब, और क्या लिखता है? पत्र, ये हो गया ऑब्जेक्ट। 3 एलिमेंट चाहिए सेंटेंस पूरा करने के लिए, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों मिल गए। वह पुल्लिंग है इसलिए लिखेंगे ही, और लिखने को क्या कहते हैं? राइट, WRITE। ऐसा कोई नियम था नहीं जिसके अंत में ई हो, तो जो 3 रूल से बाहर हो गया उसमें लगा तो सीधा एस। ही राइट्स, क्या लिखता है? लेटर, यानी ए लेटर। इस प्रकार से ये वो हमने आज टेंस का इंट्रोडक्शन किया और इसके बेसिक जो कंसेप्ट थे वो समझे। इसके साथ साथ में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसका एडवांस वर्जन भी लाएंगे, और इसके अलावा इसके यूजेज है वो पढ़ेंगे, इसके और सेंटेंसेज है वो पढ़ेंगे, और इसके अभ्यास करिए। तो तब तक जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए। कहीं कोई किसी प्रकार का आपको जो रूल्स है या और कोई बात है जो समझ में नहीं आती है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, जिससे मैं आपको अगले वीडियो में वो समझा सकूं। धन्यवाद।